हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम करेंगे ग्राम सचिव पटवारी और कनाल पटवारी के लिए मॉक टेस्ट नंबर 7। ठीक है, 90 क्वेश्चंस जो है हम करने वाले हैं। बिल्कुल उसी पैटर्न पर करेंगे जिस तरीके का एग्ज़ाम जो है आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं और मॉक टेस्ट खरीदना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप से ख़रीद सकते हैं। वहाँ पर आपको जो है पुलिस, पटवारी, ग्राम सचिव इन सभी के लिए जो है मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो अगर आप ख़रीदना चाहें तो उन्हें ख़रीदने के लिए आप हमारा टॉपर्स 40 कोड यूज़ कर सकते हैं, जिस पे आपको जो है 40% का ऑफ मिलेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं मॉक टेस्ट। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, नारनौल में स्थित चामुंडा देवी के मंदिर का निर्माण व जीर्णोद्धार किसने करवाया था? सरदार मंगल रघुनाथ जी ने, हर्षवर्धन ने, राजा नूरकरण ने या फिर शंकराचार्य ने? तो देखिए, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? नारनौल में स्थित जो चामुंडा देवी का मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? राजा नूरकरण ने करवाया था। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। अगला देखिए, नेक्स्ट जो है, देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बाबा लक्ष्मण गिरी ने, राजा अनुरूप सिंह ने, सरदार मंगल रघुनाथ जी ने या इनमें से कोई नहीं? तो देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सरदार मंगल रघुनाथ जी ने करवाया था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हरियाणा राज्य में वह धार्मिक स्थान जहां सूर्य ग्रहण के अवसर पर लाखों यात्री स्नान व धर्मानुष्ठान करने आते हैं। कैथल में स्थित नवग्रह कुंडों में, नारनौल में स्थित चामुंडा देवी के स्थान पर, कुरुक्षेत्र में स्थित धार्मिक स्थानों पर या इनमें से कोई नहीं? तो सूर्य ग्रहण के अवसर पर जो स्नान और धर्मानुष्ठान करने आती है, कहाँ पर लगता है ये जो मेला होता है सूर्य ग्रहण का? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, कुरुक्षेत्र में स्थित धार्मिक स्थानों पर। ठीक है, ओके, अगला देखिए, हरियाणा में लोकगीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? पर्व, त्योहार व तीर्थ व्रत, जन्म और विवाह, सावन में फागुन या उपरोक्त सभी? तो देखिए, जन्म विवाह पर भी गाए जाते हैं, कोई त्योहार वगैरह हो जाता है तब भी, और सावन और फागुन में तो गाई जाती हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हरियाणा के किस लोक नृत्य को चांदनी रात में खुले मैदान में किया जाता है? लूर, मंजीरा, धमाल या खोड़िया? तो किस लोक नृत्य को चांदनी रात में खुले मैदान में करते हैं? तो वो है धमाल नृत्य। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पे। ओके, अगला है, हरियाणा में धमाल लोक नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? कहाँ पर किया जाता है धमाल लोक नृत्य? झज्जर व महेंद्रगढ़, कुरुक्षेत्र, हिसार या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा, धमाल लोक नृत्य जो किया जाता है ये किया जाता है झज्जर और महेंद्रगढ़ में। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हरियाणा में मंजीरा लोक नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? कुरुक्षेत्र, बांगर या मेवात क्षेत्र? मंजीरा लोक नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? ये किया जाता है मेवात क्षेत्र में। ठीक है, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मंजीरा लोक नृत्य में क्या बजाया जाता है? डफ, मंजीरा, नगाड़े या उपरोक्त सभी? तो देखिए, मंजीरा लोक नृत्य में क्या बजाया जाता है? डफ, मंजीरा और नगाड़े, तीनों ही। तो उपरोक्त सभी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य है जो कि बांगर क्षेत्र में किया जाता है? लूर, मंजीरा, फाग या डमरू? तो जो बांगर क्षेत्र में किया जाता है वो कौन सा नृत्य है? वो है लूर नृत्य, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में कौन सा लोक नृत्य है जो कि मुख्य रूप से शादी के अवसरों पर किया जाता है? छठी, लूर, धमाल या घोड़ा? शादी की उस पर अवसरों पर, तो वो कौन सा नृत्य है? घोड़ा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं,
हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिसर सरोवर तीर्थ क्यों प्रसिद्ध है? सर्वेश्वर महादेव मंदिर के कारण, स्थानेश्वर महादेव मंदिर होने के कारण, श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ज्योतिसर सरोवर तीर्थ कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। और क्यों फेमस है ये? क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर, ज्योतिसर सरोवर, या दोनों स्थान कुरुक्षेत्र में स्थित है? तो देखिए, ज्योतिसर सरोवर तीर्थ कुरुक्षेत्र में है, साथ ही जो सर्वेश्वर महादेव मंदिर है ये भी कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। तो सी ऑप्शन, दोनों जो हैं कुरुक्षेत्र में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? हर्षवर्धन ने, बाबा श्रवणनाथ ने, पुष्यभूति ने, या इनमें से कोई नहीं? तो सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था बाबा श्रवणनाथ ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा हर्षवर्धन द्वारा, राजा नूरकरण द्वारा, पुष्यभूति राजा, या इनमें से कोई नहीं? ओके, अब पूछा गया है स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, अभी हमने जो ऊपर पढ़ा वो था सर्वेश्वर महादेव मंदिर, जिसका निर्माण हुआ था, मतलब करवाया था किसने? बाबा श्रवणनाथ ने। ठीक है, स्थानेश्वर मंदिर भी कहाँ है? थानेश्वर में ही है। ठीक, थानेश्वर में है ये, कुरुक्षेत्र में ही, उसी के नाम पर जो था थानेश्वर पड़ा था, स्थानेश्वर महादेव मंदिर के उस पर नाम पर। ओके, इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था पुष्यभूति राजा ने। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। गुड़गांव में माता शीतला देवी मंदिर का निर्माण कब करवाया था? 1654 ईस्वी में, 1652 में, 1650 में, या 1656 में? तो शीतला मंदिर, इसका जो निर्माण हुआ था ये हुआ था 1650 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्न में से किस स्थान पर मनोकामना पूरी होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है? स्थानेश्वर महादेव मंदिर पर, पीर नोगजा की मज़ार पर, ज्योतिसर सरोवर तीर्थ में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मनोकामना पूरी होने पर किस जगह पर जो है घड़ी चढ़ाई जाती है? पीर नोगजा की मज़ार पर जो है घड़ी चढ़ाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। हरियाणा का वह शहर जो विश्व मानचित्र में धान का कटोरा व हरियाणा का पेरिस के नामों से जाना जाता है? पानीपत, करनाल, गुड़गांव, या फरीदाबाद? तो धान का कटोरा और हरियाणा का पेरिस, इन उपनामों से किसे जाना जाता है? करनाल को जाना जाता है। तो बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। भक्त कवि सूरदास का जन्म सिही गांव में हुआ था। सिही गांव हरियाणा के किस जिले में स्थित है? अम्बाड़ा, गुड़गांव, पानीपत, या फरीदाबाद? सिही कहाँ पर है? सिही गांव फरीदाबाद में है। ठीक है, जागीरदार शाह कुली खान ने जल महल नामक एक ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण करवाया था। तो ये कहाँ पर करवाया था इन्होंने? नारनौल में, रेवाड़ी में, फरीदाबाद में, या करनाल में? तो कहाँ पर है जल महल नामक ऐतिहासिक स्मारक? नारनौल में। तो फर्स्ट ऑप्शन नारनौल जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। रेवाड़ी में स्थित लाल मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था? औरंगजेब, जहांगीर, अकबर, या शाहजहां? रेवाड़ी में जो लाल मस्जिद है इसका जो निर्माण हुआ था ये हुआ था मुगल शासक अकबर के शासनकाल में। ठीक है, सोना का किला कहाँ स्थित है? रेवाड़ी, अम्बाड़ा, कैथल, या गुड़गांव? तो सोना का किला गुड़गांव में है। ओके, हरियाणा का जो है लास्ट क्वेश्चन है, रजिया बेगम का मकबरा किस राज्य में स्थित है? कैथल, रेवाड़ी, पुंडरिक, या नारनौल? तो रजिया बेगम का मकबरा जो है ये स्थित है कैथल में। ठीक है, तो ये हरियाणा जीके से हो गए 20 क्वेश्चंस। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस की क्वेश्चन कर रहे हैं। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? जातिवादी, सांप्रदायिक, धर्मनिरपेक्ष, या आदर्शवादी? द पर्सन हु कंसिडर रिलीजन एज मेन स्टे ऑफ कम्युनिटी इज
called। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार माने उसे कहा जाता है सांप्रदायिक। ठीक है, सांप्रदायिक जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। जातिवादी कौन होता है? जो जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानेगा वो जातिवादी हो जाता है। और जो धर्मनिरपेक्ष होता है वो क्या करता है? वो व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर जो भेदभाव न करे वो धर्मनिरपेक्ष होता है। ठीक है, लेकिन जो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार माने उसे सांप्रदायिक कहा जाता है। चलिए अगला देखिए, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट, ये कब बना था इंडिया में? ठीक है, तो देखिए भारतीय संसद द्वारा जो है 1990 में एक अधिनियम पारित किया गया था। उसी के तहत जो है 10 जनवरी 1992 में एक संवैधानिक निकाय जो था बना था। तो ये जो अधिनियम था ये 1990 में पारित हुआ था। ठीक है, और राष्ट्रीय महिला आयोग का काम क्या है कि शिकायत के बेस पर ये महिलाओं की हितों और उनके कानूनी सुरक्षा के लिए जो है उपायों को लागू करती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको 1992 आए कि कब जो था ये गठित हो गया था संवैधानिक निकाय, तो 10 जनवरी 1992 को ये निकाय जो था गठित हो गया था। पारित 1990 में हुआ था अधिनियम। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला है एक मिनट, हाँ, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया? 1946, 47, 48 या 1949? तो देखिए संविधान सभा का गठन, अगर हम भारत की संविधान सभा का गठन बोले तो ये हुआ था 1946 में, जो कैबिनेट मिशन था उनके बेस पर। ठीक है, कैबिनेट मिशन के आधार पर जो था भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था 1946 में। भारतीय संविधान सभा का निर्माण करने वाली संविधान सभा का जो गठन था वो 1946 में हुआ था। ठीक है, संविधान सभा के जो सदस्य थे उनकी कुल संख्या कितनी थी? 389 जो थी निश्चित की गई थी, जिसमें 292 जो थे ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 292, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से थे और 93 कौन से थे? देसी रियासतों से रिलेटेड थे। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिए। 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी नई दिल्ली में, और सच्चिदानंद सिन्हा जो थे उन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। फिर 11 दिसंबर को दोबारा हुई, जहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो था स्थायी अध्यक्ष जो था चुना गया था। ठीक है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि कौन सी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि जो थे संविधान सभा में शामिल नहीं होते? तो हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि जो थे वो संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट है तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014, 2 जून 2015, 2 जून 2016, 2 जून 2017। तेलंगाना राज्य को जो है किससे अलग किया गया था? आंध्र प्रदेश से अलग करके एक अलग राज्य बनाया गया था। इसकी राजधानी कौन सी है? तेलंगाना की जो राजधानी है वो है हैदराबाद। ठीक है, कौन सी भाषा बोली जाती है यहाँ पर? तेलुगु और उर्दू भाषा जो है तेलंगाना में बोली जाती है। ठीक है, उच्च न्यायालय कहाँ पर है तेलंगाना राज्य का? तो ये भी पूछा जाता है, तो हैदराबाद में है इसका उच्च न्यायालय। और इस राज्य का जो गठन हुआ था वो हुआ था 2 जून 2014 को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला है चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? विच स्टेट स्टार्टेड द चिपको मूवमेंट? गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड या राजस्थान? चिपको आंदोलन अगर हम बात करें तो ये 1973 में शुरू हुआ था। ठीक है, और क्यों शुरू किया गया था? पेड़ों की रक्षा करने के लिए इसको शुरू किया गया था। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी उत्तर प्रदेश के चमोली से, लेकिन अब चमोली कहाँ पर पड़ता है? उत्तराखंड राज्य में आता है, तो यहाँ पर राइट आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तराखंड के चमोली राज्य से इसकी शुरुआत हुई थी। और तो ये हमने देख लिया है पेड़ों की रक्षा के लिए, क्योंकि जो ठेकेदार थे वहाँ पे वनों में जो ठेकेदारों ने कटाई शुरू की थी पेड़ों की, उसके विरोध में जो था ये आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, अगला देखिए, लोकतंत्र का
प्राण किसे कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द सोल ऑफ डेमोक्रेसी? राजनीतिक दल को, सामाजिक दल, धार्मिक दल या नागरिक संगठन को? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी। जो राजनीतिक दल होता है उसको लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर हम बात करें एक निष्पक्ष और पारदर्शी सरकार, तो इसको बनाने के लिए जो है किसका होना ज़रूरी होता है? राजनीतिक दल का ज़रूरी होना होता है। क्योंकि राजनीतिक दल में क्या होता है, जिसके समान विचार होते हैं उनका एक अलग जो है दल बन जाता है, और जब बहुत सारे अलग अलग विचारों वाले कई दल बन जाते हैं तब मिलकर क्या बनती है? एक सरकार बनती है परिपूर्ण। ठीक है, और इसीलिए जो है राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण जो है कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है? नेशनल पार्टी कौन सी इनमें से? जदयू, जनता दल, डीएमके, भारतीय जनता पार्टी, या लोक जनशक्ति पार्टी? राष्ट्रीय दल, अगर हम आज बात करें देश में तो कितनी नेशनल पार्टी हैं? 8 नेशनल पार्टी हैं, 53 क्षेत्रीय पार्टी हैं और 2044 जो हैं गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं। ओके, तो 8 मेन जो है इसमें वो हैं राष्ट्रीय दल। कौन कौन से हैं राष्ट्रीय राजनीतिक दल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो नाम आता है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। राष्ट्रीय कांग्रेस की जो थी स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना पूछ सकते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। 1980 में जो थी जनता पार्टी बनी थी, बीजेपी। ठीक है, उसके अलावा जो राष्ट्रीय दल है वो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जो बना था 1925 में। नेक्स्ट जो आती है वो आती है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जो 1964 में बनी थी। उसके बाद आती है बहुजन समाज पार्टी, 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनी थी। तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो थी ये 1998 में बनी थी। और जो 8वीं पार्टी है वो है नेशनल पीपल पार्टी, जो कि बनी थी 2013 में, 2013 में। ठीक है, तो 7 ही हुई हैं। तो देखिए 1980 में बीजेपी बनी। ठीक है, 1984 में बीएसपी थी। 1964 में बनी थी सीपीएम। 1925 में सीपीआई थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। उसके अलावा 1885 में कांग्रेस पार्टी थी, आईएनसी। उसके अलावा 1999 रह गया है, 1999 में एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। ठीक है, तृणमूल कांग्रेस जो थी 1998 में और नेशनल पीपल पार्टी 2013 में जो थी बनी थी। तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जो है सही हो जाएगा, और इनकी डेट याद रखिए कि इनका गठन कब हुआ था, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? जातिवाद, आतंकवाद, परिवारवाद या इनमें से सभी? लोकतंत्र की चुनौती बतानी है कि इनमें से क्या है भारत में। तो देखिए भारत में अगर हम लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियों की बात करें तो सबसे जो मेन समस्याएं आती हैं वो क्या आती है? संप्रदायवाद की, जातिवाद की, क्षेत्रवाद, गरीबी, हिंसा, ठीक है, अशिक्षा, अपराधीकरण, जनसंख्या वृद्धि। तो ये मुख्य समस्याएं हैं लोकतंत्र की भारत में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जातिवाद। ठीक है, अगला है, किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? अरस्तु, रूसो, अब्राहम लिंकन या ग्रीन? हु सेड डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल? किसने दी थी ये डेफिनेशन? तो ये दी थी अब्राहम लिंकन ने। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? अशिक्षा, पंचायती राज, सामाजिक समानता या इनमें से कोई नहीं? विच स्टेप इज एन इंडिकेटर ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म? इलिटरेसी, पंचायती राज, सोशल इनइक्वालिटी। तो यहाँ पर लोकतांत्रिक सुधार का जो सूचक है वो है पंचायती राज। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं? तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1950, 1951, 1952 या 1953? तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था इंडिया में ये आया था 1952 में। ठीक है, नेक्स्ट है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? द क्रेडिट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ मॉडर्न इरा गोज टू मनी
alone. Whose statement is this? Trescott, Marshall, Crowther या none of these? तो ये जो लाइन थी, ये जो कथन था, ये किसने कहा था? ये स्टेटमेंट दी थी क्राउथर ने। ठीक है, अगला है बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ बांग्लादेश? दिनार, रुपया, यूरो या टका? तो बांग्लादेश की करेंसी कौन सी है? टका। ठीक है, ओके, अगला देखिए, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1900, 1902, 1904 या 1905? कोऑपरेटिव मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था इंडिया में? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1904 में जो था भारत में सहकारिता आंदोलन यानी कि कोऑपरेटिव मूवमेंट जो था स्टार्ट हुआ था। ठीक है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? हाउ मेनी नेशनलाइज्ड बैंक आर देयर इन इंडिया? 15, 19, 21 या 25? तो कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? राइट आंसर हो जाएगा 19 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। ठीक है, अगला है भारत की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? व्हाट इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग? रोटी, कपड़ा, मकान, रोटी, फल, सब्जी, तो रोटी, कपड़ा, मकान है, ब्रेड, क्लॉथ एंड हाउस। चलिए अगला देखते हैं। ओके भाई, ये मानव की न्यूनतम आवश्यकता, इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? यानी कि विच ऑफ दीज इज ए कंप्लीट गवर्नमेंट सिस्टम सर्विस? सॉरी, हेल्थ केयर, एजुकेशन सर्विस, मिलिट्री सर्विस या एयर सर्विस? ओके, तो एजुकेशन सर्विस, हेल्थ सर्विस हो या एयर सर्विस हो, ये सिर्फ सरकारी नहीं है, प्राइवेट भी हैं। ओके, तो मिलिट्री सर्विस ऐसी है जो कि सिर्फ गवर्नमेंट सर्विस है इनमें से। ठीक है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया था? व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, RTI एक्ट? 2005, 6, 7 या 8? तो RTI जो एक्ट था ये आया था 2005 में। ठीक, नेक्स्ट है सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया? फ्रॉम विच लैंग्वेज हैज़ द वर्ड सुनामी बीन डिराइव्ड? स्पेनिश, इंग्लिश, चाइनीज़ या जापानी? तो ये जो वर्ड है, शब्द है, ये किस भाषा से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा जापानीज से। ठीक है, ओके, अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल डिजास्टर? बम विस्फोट, भूकंप, युद्ध या रासायनिक दुर्घटनाएं? इनमें से जो है प्राकृतिक आपदा बतानी है कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भूकंप है, जो कि एक प्राकृतिक आपदा है, नेचुरल डिजास्टर है, अर्थक्वेक। ठीक है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? हेलीकॉप्टर, दूरबीन, इंफ्रारेड कैमरा या टेलीस्कोप? तो विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू लोकेट पीपल बेरिड अंडर डेब्रिस? तो मलबे के नीचे जो लोग दबे होते हैं वो पता लगाया जाता है इंफ्रारेड कैमराज से। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम क्वेश्चंस पे कंप्यूटर के। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बुलियन ऑपरेटर? इनमें से कौन बुलियन ऑपरेटर है? एंड, फॉर, इफ या ब्रेक? तो बुलियन ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? एंड होता है, और होता है, और नोट होता है, ये बुलियन ऑपरेटर होते हैं। तो यहाँ पर एंड जो है ये क्या है? बुलियन ऑपरेटर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज 10, 8, 2 या 16? हेक्साडेसिमल नंबर का बेस देखिए 2 किसका होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम का होता है बेस। ठीक है, 10 जो होता है डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है। 8 जो है ये ऑक्टल का होता है, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो होता है 16। ठीक है, तो 16 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, ए बार उन इनपुट बुलियन वेरिएबल रिप्रेजेंट, मतलब किसी भी बुलियन वेरिएबल के ऊपर जब हम बार लगाते हैं लाइक दिस, एक ए हमने एक वेरिएबल लिया और उसके ऊपर मैंने बार दर्शा दिया, इसका मतलब क्या होता है? क्या ये और ऑपरेटर है, नोर है, एंड है या नोट है? तो इसको बार को हम क्या बोलते हैं? ए नोट बोला जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये नोट क्या करता है? ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू कर देता है, तो ए नोट बोला जाता है इसे। अगला है विच वन इज़ ए DCL कमांड इन SQL? इनमें से जो है हमें
DCL कमांड बतानी है SQL में कौन सी है, अपडेट, अल्टर, डिलीट या ग्रांट। ठीक है, तो SQL में हमने अलग अलग कमांड पढ़ी हैं, जैसे DDL कमांड पढ़ी है, DCL कमांड पढ़ी है और DML कमांड जो है हमने पढ़ी है। तो यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले बात कर रहे हैं क्रिएट की, सॉरी एक मिनट, DDL कमांड की। तो कमांड्स की हम बात कर रहे थे। वैसे अगर मेन देखिए तो 3 कमांड मेन होती हैं, बट जो है 5 कमांड्स होती हैं इसकी टोटल। DDL कमांड होती है, DML होती है, DCL होती है, TCL होती है और DQL होती है। ये 5 जो है SQL में कमांड होती हैं। ठीक है, बट हमें 3 ही जो है मेन पढ़नी है। सबसे पहले आता है DDL। DDL में आती हैं डाटा डेफिनेशन, जो लैंग्वेज होती है उससे रिलेटेड कमांड, जिसमें हम क्रिएट कमांड डालते हैं, ड्रॉप कमांड है, अल्टर कमांड है और ट्रंकेट है। ठीक है, DML होता है मॉडिफाई करने के लिए, लाइक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, तो ये इसके लिए होती है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ओके, DCL में जो आती है मेन वो आती है ग्रांट कमांड और रिवोक कमांड। ठीक है, DQL में एक कमांड आती है सिलेक्ट कमांड जो है DQL में आती है, और TCL में होती है कॉमिट कमांड, रोल बैक और सेव पॉइंट। इसमें ये 3 आती कमांड, तो याद रखिए TCL में कॉमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट। तो यहाँ पर हमसे DCL कमांड पूछा। अब अपडेट की अगर मैं बात करूँ तो अपडेट कैसी कमांड है, DML कमांड है, डिलीट कैसी कमांड है, DML कमांड है, ऑल्टर कैसी कमांड है, DDL कमांड है। तो बचा क्या, ग्रांट और रिवोक कैसी कमांड होती हैं, DCL कमांड होती हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग SQL कमांड यूज टू मॉडिफाई डाटा, जो कि डाटा को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ की जाती है। ग्रांट नहीं होगी, क्रिएट नहीं, डिलीट नहीं, तो मेनली जो हम डाटा मॉडिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं वो होती है इंसर्ट कमांड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेटवर्क प्रोटोकॉल, इनमें से जो नेटवर्क प्रोटोकॉल है LAN, NIC, TCP या वर्ल्ड वाइड वेब। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल कौन से होते हैं, देखिए नेटवर्क प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करूं तो जैसे TCP है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UDP हो गया, यूज़र डाटा ग्राम प्रोटोकॉल, ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP है, सिंपल मेल प्रोटोकॉल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, TFTP है, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये होती है नेटवर्क प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर TCP जो है सही हो जाएगा। TCP क्या है, एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। ठीक है, जो मेनली जो इंटरनेट प्रोटोकॉल में यूज़ होता है। ठीक, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड मीडियम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, जो वैलिड मीडियम नहीं है कंप्यूटर नेटवर्क का। रिंग, यहाँ पे OFC, कोएक्सियल और UTP केबल। OFC यहाँ पे है ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये है कोएक्सियल और ये है UTP केबल। तो इनमें से जो सही मीडियम नहीं है वो कौन सा है, रिंग। ठीक है, ये किस में जाता है, टोपोलॉजी। तो नेटवर्क का जो सही मीडियम नहीं है वो है रिंग, बाकी तीनों हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टोपोलॉजी ऑफ UTP, यहाँ पर देखिए अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होता है। 2 टाइप की होती है ये, एक शिल्डेड होती है और दूसरी अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होती है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टोपोलॉजी ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, जो कंप्यूटर नेटवर्क की टोपोलॉजी नहीं है। तो 5 टोपोलॉजी होती है इसमें। ठीक है, बस, स्टार, रिंग, ट्री और मैश टोपोलॉजी। ठीक है, तो हब नहीं होता है इसमें, तो ये हो जाएगा। इन C++ ए क्या है, C++ में जो ये ए लिखा है इसका मतलब क्या, क्या ये कांस्टेंट है, वेरिएबल है, बिल्ट इन डाटा टाइप है या डिराइव्ड डाटा टाइप है। तो C++ में ए अगर मैं बात करूँ तो ये बिल्ट इन डाटा टाइप होता है। बिल्ट इन डाटा टाइप में क्या आती है, वही करेक्टर, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, ये वैल्यूज आती है। तो ये बिल्ट इन डाटा टाइप हो जाएगा यहाँ पर। IOStream.h क्या है, एक डिराइव डाटा टाइप है, फंक्शन है, हेडर फाइल है, बिल्ट इन डाटा टाइप है। IOStream.h C++ हमने की है। जब भी हम C++ का कोई प्रोग्राम शुरू करते हैं तो किससे होता है, IOStream.h से शुरू होता है हैशटैग। तो ये क्या है, एक हेडर फाइल है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन है रीजनिंग के। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्द कोश के अनुसार जो है क्रम में रखना है। एप्पल, अप्रिशिएट, एप्लीकेशन और जो लास्ट है अपार्टमेंट। तो इनको जो है क्रम में लिखना है जिस तरीके से ये डिक्शनरी वगैरह में होती हैं।
तो यहाँ पर देखेंगे तो हर एक का फर्स्ट लेटर जो है वो ए है, ठीक है, देन पी है, और ये सभी में आ रहा नहीं। देखिए, और अगर हम चारों में देखेंगे तो ए पी पी है, तो सबसे पहले 5 आएगा, यानी कि अपार्टमेंट होगा सबसे पहले। देन इन 4 में देखते हैं, यहाँ पर एल एल है, यहाँ पर भी एल है और यहाँ पर आर है, तो एप्रिशिएट नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। एप्रिशिएट जो होगा ये सबसे लास्ट में जाएगा, तो एप्रिशिएट 5 और 2 ये 2 ऑप्शंस में आ रहा है। तो बीच में चेक करते हैं अभी। एप्पल, एल के बाद ई इसमें आया है, इसमें वाई आया है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर एल के बाद आई आया है, तो आई से पहले ई आता है, तो 5 के बाद जो आंसर आएगा वो होगा 1, देन उसके बाद 4, उसके बाद 3 एंड देन 2। 5 1 4 3 2 जो है इसका सही कॉम्बिनेशन बनेगा। डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, दिए गए विकल्पों में उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। जैसे यहाँ पे दिया है इंटरनेशनल, तो यहाँ से नेशनल बनता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखिए टीनेंट, TENANT, ये भी बनता है क्योंकि 2 बार टी आ रहा है। फिर आता है टर्मिनल, इंटरनेशनल में एम नहीं आता है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा कि टर्मिनल वर्ड जो है इससे नहीं बन सकता, ठीक है। अगला है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। 5 4 41 दिया है, 7 3 58 दिया है, देन 10 2, और यहाँ पे हमें बताना है कि क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। 34 12 99 या 104। तो देखिए क्या रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं आएगा, तो स्केयर करके देखते हैं। तो 5 पंजे 25, 4 चौक 16, 6 और 5 11, 41 बन रहा है। देन 7 को 7 से करेंगे तो 49 होगा, 3 3 9 होगा, एंड यहाँ से 9 9 18, 58 भी बन रहा है, बिल्कुल सही है। देखिए 10 का स्केयर 100 हो जाएगा और 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 104। 104 जो है इसका राइट आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है वही है, इसको भी कंप्लीट करना है हमें। 5 6 3 8 6 5 4 7 इस तरीके से जो है ये आ रहा है। तो देखिए इस बार ये जो है इस तरीके से सोल्व होगा, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से ये बन रहा है सोल्व होने के लिए। तो देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम एडिशन कुछ करेंगे तो नहीं हो रहा है, सीधा मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 6 पंजे 30, 30 सत्ती कितना होगा, 210 आ रहा है। 6 पंजे 30 चुक 120, 4 3 12 पंजे 60, 7 8 56 छिक 56 और को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 36। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, एक 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान जो है 70वां है, अंत से उसका कौन सा स्थान है, ठीक है। अब अंत से बताना है, यानी कि ऊपर से उसका स्थान कितना है, 70वां है, तो अंत से कितना हो जाएगा। तो ऊपर से स्थान 70वां और नीचे तो किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान और -1 जो है हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए टोटल कितने हैं 31, ऊपर से स्थान कितना है 70वां है, फिर नीचे से स्थान को हम मान लेते हैं कि y है, ठीक है। ऊपर से स्थान नीचे से स्थान, अब ऑब्वियस है एक माइनस करना पड़ेगा हमें यहाँ से, ठीक है। -1 कर लेते हैं क्योंकि 2 बार वो काउंट में आ रहा है, ऊपर से भी नीचे से भी, तो इसलिए हमने एक माइनस कर लिया है यहाँ पर। तो माइनस को इधर लेके आएंगे तो ये 32 हो जाएगा, माइनस को इधर ले आएंगे 17 और y वहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 में से 7 जाएंगे 5 और 2 में से 1 15 जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। उसका जो अंत से स्थान होगा वो 15 होगा। तो यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हैं, 17 15, 7 और 5 12, तो 32 आ रहे थे, इसीलिए हमने एक माइनस किया तो 31 हुआ, ठीक है। तो 15 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला है, यदि बीते कल से पहला दिन बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा। बीते कल से पहला दिन बृहस्पतिवार था, यानी कि आज क्या है, शनिवार है, ठीक है। आज क्या है, शनिवार है, तो टुडे आज शनिवार है। देन उससे पहले शुक्रवार था और शुक्रवार से पहले बृहस्पतिवार था, ठीक है। तो रविवार कब होगा, आने वाला कल होगा रविवार, तो आने वाला कल जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, रमेश जो है पूर्व की ओर 20 मीटर गया। रमेश पूर्व की ओर 20 मीटर गया है, तो पूर्व देखिए इस तरफ हो जाएगा, रमेश पूर्व की ओर 20 मीटर गया, तो ये यहाँ पर लगा लीजिए 20 मीटर, ठीक है। उसके बाद वो बाईं मुड़ा और 15 मीटर चला, बाईं मुड़ के
15 मीटर तक जो है वो चला है। अगेन वो दाएं मुड़ा और 25 मीटर चला। अब रमेश प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो प्रारंभिक स्थान से बताना है कितनी दूरी पर है। तो सिंपल यहाँ पर है वो, ठीक है, 1 मिनट देखते हैं, यहाँ पर है और हमें यहाँ से दूरी निकालनी है। तो 20 मीटर तो ये है ही, ठीक है, ये 20 मीटर और देन ओके, तो देखिए इसमें 20 एंड देन यहाँ पे हम 25 ले लेते हैं और ये 15 ले लेते हैं, तो भी कितना आएगा? 20, 40, 45, 50 और 60 मीटर जो है वो दूर है प्रारंभिक स्थान से, ठीक है। तो 60 मीटर जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। इंग्लिश के क्वेश्चंस जो है हम कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है ईच पर्सन हैड टू डैश हिमसेल्फ ए कैरेक्टर इन द म्यूजिकल प्ले, अटेस्ट, एडमिनिस्टर, ए साइन या असाइन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईच पर्सन हैड टू असाइन, ठीक है, असाइन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ईच पर्सन हैड टू असाइन हिमसेल्फ ए कैरेक्टर इन द म्यूजिशियन प्ले, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द मैन वर आस्क्ड नॉट टू डैश वाइल द एनिमी एडवांस्ड, रिटायर, गो बैक, रिट्रीट या फिर रिटर्न। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा? द मैन वर आस्क्ड नॉट टू, रिट्रीट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, पीछे ना हटने से जो है इसका मतलब है यहाँ पे, ठीक है। तो द मैन वर आस्क्ड नॉट टू रिट्रीट वाइल द एनिमी एडवांस्ड। अगला है इन दिस क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो वर्ड दिया क्या है? पीसफुल। पीसफुल का सेम मीनिंग बताना है, यानी कि सिनोनिम बताना है। ट्रैंक्विल, डेंजर, रिलीज या फ्यूरी। पीसफुल क्या होता है? शांत, शांतिपूर्ण। तो सेम वर्ड क्या हो जाएगा इसका? डेंजर नहीं होगा, रिलीज नहीं होगा, ओके, क्या बनेगा? ट्रैंक्विल होता है शांत, ठीक है, या क्वाइट कह सकते हैं आप, स्टिल कह सकते हैं, प्लेसिड कह सकते हैं। ये इसके क्या बनेंगे? सिनोनिम बन जाएंगे। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पेटिशन। पिटीशन का क्या होगा? देखिए, रोटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, अपील या वोकेशन। पेटिशन क्या होता है? पिटीशन होता है याचिका या अर्जी कह लीजिए, ठीक है। तो इसमें रोटेशन नहीं बन रहा, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, वोकेशन नहीं, बनेगा क्या? अपील। अपील क्या होती है? याचना करना या निवेदन करना, अपील कह सकते हैं। या इसके अलावा पिटीशन का जो सिनोनिम बन सकता है वो बन सकता है प्रेयर, ठीक है, प्ली बन सकता है, PLEA, ठीक है। चलिए अगला देखिए, इसमें हमें अपोजिट बताना है, यानी कि एंटीनम्स बताने हैं। तो फर्स्ट जो है वो है कन्फेश। कन्फेस का हमें अपोजिट बताना है, डिसेंट, डिस्करेज, डिक्रीज या डिनाई। कन्फेस क्या होता है? कन्फेस होता है स्वीकार करना, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या बनेगा? अस्वीकार करना। तो अस्वीकार करना किससे बनेगा? डिनाई से। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्प्राइटली। फास्ट, डल, लॉस या माइल्ड। स्प्राइटली का अगर मीनिंग देखें तो वो क्या होता है? फुर्तीला होता है, जिसमें उत्साह हो, ठीक है। तो ऑब्वियस है फास्ट तो नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा, डल या माइल्ड में से एक हो सकता है। तो स्प्राइटली का जो अपोजिट बनेगा वो बनेगा डल, यानी कि उदास, निरुत्साह, नीरस, जो सुस्त होता है, फुर्तीला ना हो जो, ठीक है। या स्प्राइटली का जो अपोजिट बनेगा वो क्या बन सकता है? स्लो बन सकता है, ठीक है, पैसिव बन सकता है, या फिर स्लगिश बन सकता है, SLUGGISH, स्लगिश। ये इसके अपोजिट बनेंगे, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखिए, इन दिस क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स। ओके, जो वन वर्ड बताना है हमें। वन हु इज नाइदर इंटेलिजेंट नोर डल, ऑर्डिनरी, एवरेज, फेयर या मीडियोकर।
एक ऐसा जो कि ना तो इंटेलिजेंट और ना ही डल है, या कह सकते हैं कि साधारण योग्यता वाला जो व्यक्ति होता है, औसत दर्जे का जो होता है, उसको क्या बोलती हैं? मीडियोकर बोला जाएगा। ठीक है। एवरेज क्या होती है? औसत होती है। ऑर्डिनरी साधारण होता है। फेयर मेला होता है। ठीक है, या फिर कोई मेला कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा राइट आंसर मीडियोकर हो जाएगा। ओके, अगला देखिए, पर्सन लीडिंग ए लाइफ ऑफ स्ट्रिक्ट सेल्फ डिसिप्लिन क्या होगा? देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? हिडोनिस्ट, एथिस्ट, डिसिप्लिनेरियन या एस्केटिक। अनुशासन का पालन करने वाला, स्ट्रिक्टली कड़ाई से जो पालन करता है वो क्या कहलाता है? तो उसको बोला जाता है एस्केटिक। डिसिप्लिनियन क्या होता है? अनुशासन मानने वाला। ठीक है। हिडोनिस्ट होता है सुखवादी, और एथिस्ट होता है नास्तिक, जो भगवान को ना माने। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, इन दीज क्वेश्चन ग्रुप ऑफ 4 वर्ड्स आर गिवन, इन ईच ग्रुप 1 वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। इनमें से कोई एक वर्ड है जो कि जिसकी स्पेलिंग सही है, वो वर्ड हमें बताना है कि किसकी सही है। प्रिविलेज यहाँ पर दिया गया है। प्रिविलेज क्या होती है? सुविधा या विशेष अधिकार। तो प्रिविलेज की स्पेलिंग क्या होती है? PRI होती है, देन VI होता है उसके बाद LEGE, ये प्रिविलेज की स्पेलिंग होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है असेसिबल। असेसिबल की जो सही फॉर्म होती है वो क्या होती है? असेसिबल होता है सुगम। तो असेसिबल में डबल C आता है। ठीक है, ACC होता है, K तो होता ही नहीं है, ACC होता है, देन E होता है, डबल ही S आता है, डबल C डबल S, देन IBLE। तो इसमें डबल S नहीं है, इसमें डबल S नहीं है, और यहाँ पर तो हाँ डबल S नहीं है, और इसमें I आना था, E दिया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, असेसिबल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हिंदी के शब्द हैं, शुद्ध शब्द हमें जो है इसमें से छांटना है कि कौन सा शब्द है जो कि शुद्ध है। कवयत्री के बारे में बताना है, किस तरीके से लिखा जाएगा। कवयत्री, कवियत्री, कवियत्री या कवित्री। तो कैसे लिखा जाता है? कवि नहीं आता है, कवयत्री होता है, कवयत्री। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है, कवयत्री। ठीक है, अगला है देखिए, कष्ट से संपन्न होने वाला, कष्टकारी, कष्ट साध्य, कष्टप्रद या कोई नहीं। जो कष्ट से संपन्न हो, क्या हो जाएगा? कष्ट से संपन्न होने वाला कष्ट साध्य, कष्ट साध्य जो है सही होगा। अगला देखिए, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं में अलंकार है, उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक या फिर रूपक। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार है यमक अलंकार। ठीक है। इति का विलोम शब्द क्या होगा? उल्टा शब्द क्या होगा? अर्थ, अंत, अथ या समाधार। इति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अथ। ठीक है, से ऑप्शन। नवनीत शब्द का सही अर्थ क्या होता है? घी, नवीन, आकाश या मक्खन। नवनीत, इसका जो सही अर्थ होता है क्या होता है? माखन या मक्खन जो है हम कहते हैं नवनीत को। ठीक है, अगला है, पंचवटी में समास है, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु या द्वंद्व। पंचवटी कौन सा समास है? पंचवटी का अगर हम वो देखें तो क्या होगा? विग्रह 5 वटों का समाहार, यानी कि 5 आ रहा है, संख्यावाची है, तो ये द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वानर का तद्भव रूप है, बानर, बंदर, बांदर या बांदर। तद्भव, तद्भव क्या होता है? जो कि हिंदी में बोले जाते हैं। ठीक है, जो संस्कृत से हिंदी में आया है उसको बोला जाता है। तो वानर क्या है? एक संस्कृत शब्द है। ठीक है, तो वानर को हिंदी में क्या बोलते हैं? बंदर बोला जाता है। ठीक है,
तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे वो हो जाएगा बी, बंदर। ये तद्भव रूप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, वेट एक मिनट, पत्थर की लकीर होना का अर्थ क्या है? कठोर होना, कठिन होना, एमिट होना या मिट जाना? पत्थर की लकीर होना क्या हो जाएगा? एमिट होना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है तालव्य व्यंजन है। च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ। तो तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं? तालव्य व्यंजन वो होते हैं जिनके उच्चारण में जीभ का जो पिछला भाग होता है उसको, जो तालु होता है, उससे संघर्ष करना पड़े। ठीक है, तो जो च वर्ग होता है वो हमारा किस में आता है? तालव्य व्यंजन में आता है। ठीक, तो यहाँ पर जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा च छ ज झ। ये क्या है? तालव्य व्यंजन है। इसके अलावा जो स्वर जो आते हैं तालव्य में वो कौन कौन से होते हैं? ई आता है और बड़ा ई आता है। ये भी क्या है? ये स्वर जो व्यंजन उसमें सॉरी तालव्य में आते हैं, तो ये याद रखिए। ठीक है, अब बाकी वर्ग इनकी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई हुई है, कै वर्ग च वर्ग। ठीक है, ये होता है ना के टी एम डी एच। सबसे पहले कै वर्ग है तो ये कंठ से, फिर च वर्ग तालव्य से। ठीक है, इस तरीके से मूर्धा, फिर अगला जो वर्ग आता है कै च ट वर्ग आता है, देन तय वर्ग आता है, देन पै वर्ग आता है। ठीक है, तय वर्ग जो होता है ये दंतोष्ठ से, दंत से। ठीक है, पै वाला ओष्ठ से। तो पै वर्ग क्या किस में चला जाएगा? ओष्ठ में। ठीक है, तो ये याद रखिए, कचट तप और KTM DH। तो इस तरीके से वर्ग जो आपको याद रहेगा तो ये तालव्य जो है सही हो जाएगा। अगला है सन्मार्ग में संधि कौन सी है? स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि? सन्मार्ग, सन्मार्ग का अगर आप विक्रय करेंगे तो क्या बनेगा? सत जमा मार्ग, सत जमा मार्ग, ये बनेगा। ठीक है, तय पे ये होता है नीचे हलंत। तो ये कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। तो बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, व्यंजन संधि। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन है पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्राम वासियों के बीच प्रतिद्वंद्व को बढ़ाना, चुनाव में लड़ने के लिए ग्राम वासियों को प्रशिक्षण देना, ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो पंचायती राज का मेन लक्ष्य क्या था? क्या ग्राम वासियों के बीच प्रतिद्वंद्व बढ़ाना था? बिल्कुल नहीं। चुनाव में लड़ने के लिए प्रशिक्षण देना था? नहीं। ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण जो था मेन लक्ष्य था। ठीक है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार सृजित करना, जनता को राजनीतिक रूप से जागृत करना या जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। 73वें संशोधन का संबंध किससे है? नगर पालिका निगम से, नगरीय प्रशासन व्यवस्था से, नगरीय स्थानीय स्वशासन से या पंचायती राज अधिनियम से? तो 73वां संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज अधिनियम से। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत या चुनाव आयोग अधिनियम? तो पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था किसके अंतर्गत आती है? नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आती है, सी ऑप्शन। ठीक है, अगला देखिए, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है कि पंचायत के जो है चुनाव होंगे? ये कौन लेता है फैसला? केंद्र सरकार लेती है, राज्य सरकार लेती है, जिला प्रशासन या चुनाव आयोग? तो ये फैसला करता है राज्य सरकार। ठीक है, भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1950 को, 1951, 52 या 53? भारत सरकार पूछा है इस बार। ठीक है, हरियाणा सरकार नहीं, भारत सरकार जो है, भारत सरकार ने सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की थी 2 अक्टूबर 1952 को। ठीक है, खंड स्तर पर पंचायत समिति क्या है? एक प्रशासनिक प्राधिकरण है, सलाहकार निकाय है, परामर्शदात्री समिति या इनमें से कोई नहीं है? तो ये हो जाएगी खंड स्तर पर पंचायत समिति क्या है? एक
परामर्शदात्री समिति है। ठीक है। किस संशोधन के तहत महिलाओं के लिए 1/3 सीटें जो थी आरक्षित की गई थी? 81वां, 84वां, 71वां, 73वां। तो महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई थी 73वें संशोधन के द्वारा। ठीक है। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर है? संपत्ति कर पर, सरकारी अनुदान पर, स्थानीय कर पर या विशेष कर पर? तो किस पर जो है निर्भर है? तो राइट आंसर हो जाएगा सरकारी अनुदान पर। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत, तो ये क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं, मेला एवं बाजार कर है। ठीक है। अगला देखिए, वो है पंचायती राज प्रणाली कहाँ नहीं है? तो इनमें सभी में ही पंचायती राज प्रणाली है, बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान भी। ठीक है। सबसे पहले तो राजस्थान में अपनाई गई, फिर आंध्र प्रदेश में, उसके बाद उड़ीसा में भी शामिल की गई थी। ठीक है। तो जिसमें नहीं आती है वो मेनली जैसे जम्मू कश्मीर में नहीं है, मणिपुर में नहीं है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, इनमें जो है पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। ठीक है। आगे देखिए, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? मेयर, सभापति, चेयरमैन या कोई नहीं? तो नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसको क्या इस नाम से जाना जाता है? मेयर या महापौर के नाम से जाना जाता है। अगला है, सत्ता के विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या है? शक्तियों का एकीकरण, संपूर्ण संवैधानिक शक्तियां केंद्र के अधीन, राज्य सरकार का केंद्र सरकार के अधीन होना या शक्तियों का विभाजन? सत्ता के विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या होता है? शक्तियों का विभाजन, यानी कि शक्तियों का बंटवारा। अगला है, जिला परिषद का प्रशासनिक अधिकारी होता है खंड विकास अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला प्रमुख या जिला उपखंड अधिकारी। तो जिला परिषद का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ठीक है। आगे मैथ्स के क्वेश्चन है, गिवन सेट दिया है हमें एक 1 2 3 एंड ए रिलेशन दी है R 1 2 2 1, द रिलेशन R विल बी। रिफ्लेक्सिव हो जाएगी अगर हम इसमें 1 1 ऐड कर दें, सिमेट्रिक हो जाएगी अगर हम इसमें 2 3 ऐड कर दें, या ट्रांजिटिव हो जाएगी अगर इसमें हम 1 1 को ऐड कर दें, या सिमेट्रिक अगर हम 3 2 ऐड कर दें इसमें। तो देखिए, मैंने आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों के ही रूल बताए थे कि क्या रूल होते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखिए कि इसमें कौन सा जो है सही बैठेगा। तो सबसे पहले कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव होगी अगर मैं इसमें 1 1 को ऐड कर दूं। रिफ्लेक्सिव कब होती है? जब रिलेशन में ऑलरेडी अगर 1 1 गिवन होता, 2 2 गिवन होता, ठीक है, तब बनती। अगर मैं इसमें 1 1 ऐड कर भी देती हूँ, वैसे ये रिफ्लेक्सिव नहीं है लेकिन मैंने इसमें 1 1 ऐड कर भी दिया, तो भी क्या ये रिफ्लेक्सिव बनेगी? नहीं, क्योंकि 1 1 अगर पेयर बन रहा है तो उसमें पूरी रिलेशन में 2 2 3 3 इस तरीके से रिलेशन बननी चाहिए, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगी। उसके बाद ऑप्शन आता है कि ये सिमेट्रिक हो। अगर मैं इसमें 2 3 ऐड कर दूँ, चलिए मान लीजिए वैसे अगर मैं देखूँ इसे 1 2 2 1, तो ये सिमेट्रिक बन रही है क्योंकि 1 2 है तो 2 1 भी है, ये सिमेट्रिक है। लेकिन अगर मैंने इसमें 2 3 को ऐड कर दिया तो ये सिमेट्रिक नहीं होगी। लेकिन ऑप्शन में यही कहा गया है कि वो सिमेट्रिक तभी होगी जब मैं उसमें 2 3 को ऐड करूंगी। तो मैंने इसे 2 3 ऐड किया तो इसमें 3 2 का होना भी ज़रूरी था, तभी ये सिमेट्रिक होती, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगी। फिर कह रहा है फिर देखिए फोर्थ ऑप्शन में भी यही कह रहा है कि सिमेट्रिक अगर 3 2 ऐड कर दी तो नहीं होगा। सिमेट्रिक ये तभी ऐड होता जब 3 2 और 2 3 दोनों को ही हम ऐड करते, ठीक है। या फिर डायरेक्टली ये कहता कि हाँ ये सिमेट्रिक है तो हाँ ये सिमेट्रिक है, ठीक है, इसमें कुछ ऐड करने के लिए नहीं बोलता, तो सिमेट्रिक का ऑप्शन भी यहाँ से कट हो जाता है। फिर बचता है हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ए बी और बी सी, अगर ए बी रिलेटेड है आर से और बी सी भी अगर रिलेटेड है आर से, तो हमारा ए सी भी क्या होना चाहिए? रिलेटेड होना चाहिए आर से। ओके, अब ये 1 1 को ऐड करवा रहा है इसमें, चलिए मान लेते हैं मैंने 1 1 ऐड कर दिया। अब देखिए जब 1 2 यानी कि ए बी रिलेशन में है, इसी तरीके से बी सी, ये भी बी सी है, ये भी रिलेशन में है, तो क्या ए सी यानी कि 1 1 भी रिलेशन में होगा? तो होगा, तो वो क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये रिलेशन कैसी हो जाएगी? ट्रांजिटिव हो जाएगी अगर मैं इसमें 1 1 को ऐड कर देती हूं तो, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन कह रहा है अगर किसी मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट है, द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है, कोई 6 एलिमेंट है तो ऑब्वियस है या तो 2 रो हो सकती है, 3 कॉलम हो सकते हैं, 1 रो हो सकती है, 6 कॉलम हो सकते हैं, कुछ इस तरीके से बनेगा। तो हमें वो पॉसिबल ऑर्डर्स बताने हैं कि अगर 6 एलिमेंट है तो, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स बनते हैं। 1 and 6,
1 और 6, अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे रो और कॉलम को, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तभी एलिमेंट्स निकलते हैं। तो यहाँ से 6 एलिमेंट निकल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, एक रो होगी और 6 कॉलम होंगे। एक ऑर्डर ये बनता है। दूसरा ऑर्डर क्या बनता है, 2 × 3, कि 2 रो हो और 3 कॉलम हो। ठीक है, एक बन सकता है 3 × 2, कि 3 रो और 2 कॉलम हो, इससे भी 6 एलिमेंट बन रहे हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है, 6 × 1 हो सकता है, इससे भी 6 कॉलम जो है 6 एलिमेंट्स जो है बन रही हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कितने पॉसिबल ऑर्डर्स जो हैं यहाँ से, ऑर्डर्स जो है मैट्रिक्स के बन सकते हैं, 4 ऑर्डर्स जो है यहाँ पर पॉसिबल बनेंगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, इफ Aij इज ए 2 × 3 मैट्रिक्स, यानी कि ऑर्डर दे दिया उसका 2 × 3, 2 रो है 3 कॉलम है, तो सच दैट हमें इसका मान बताना है। ओके, तो देखिए इसको किस तरीके से लिखते हैं हम, 2 रो बना लेते हैं और 3 कॉलम, यानी कि A11, A12, A13। इस 1 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, 3 ही कॉलम चाहिए। देन सेकंड रो में जाते हैं, फर्स्ट कॉलम A22 और A23, कुछ इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो हमें बताना है Aij इसका मान क्या होगा, और यहाँ पर बतानी हमें A23 की वैल्यू। A23 का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जो I की वैल्यू है वो कितनी है, 2 है, और जो J की वैल्यू है वो कितनी है, 3 है। तो मैं यहाँ से बता सकती हूँ A23। ठीक है, ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। तो डायरेक्टली आप यहाँ से बता सकते हैं, यहाँ पर I की वैल्यू 2 होती है और J की वैल्यू 3 होती है। तो सिंपल इसमें वैल्यूज रखिए, ये हो जाएगा -2 + 2J, यानी कि 2 × 6, इसका स्केयर अपॉन 5। 6 में से अगर हम 2 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 4 का स्केयर 16 होगा, 16/5 इसका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है मेरा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। वैल्यू बतानी है, डिटर्मिनेंट मुझे गिवन दिया गया है। ओके, तो इसकी वैल्यू किस तरीके से, जब भी आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू गिवन हो, ऊपर क्या मान लीजिए, प्लस, देन माइनस, देन प्लस। तो मैं फर्स्ट रो के उसमें कर रही हूँ। ठीक है, हमेशा फर्स्ट रो के उसमें ही करिए, ज़्यादा इजी रहेगा। तो सबसे पहले मैंने लिया 6 जिस रो कॉलम में है उसको हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे, और बाकी का हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 3 × 1 = 3 - 4। ठीक है, अगेन -0, 0 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो 0 ही आएगा, तो कोई लिखने की जरूरत ही नहीं है। देन प्लस और -1, तो मैं यहाँ पर सीधा -1 लिख लेती हूँ +1 की जगह। तो -1 जिस रो कॉलम में है उसको कट करते हैं हम। ठीक है, देखिए इससे करती हूँ मैं, इससे ये कट, इससे ये कट, ये बनेगा 2 × 1, और यहाँ पर 1 × 1। ठीक है, 1 लेकिन माइनस का 1। ठीक है, बीच में माइनस साइन आएगा। तो ये देखते हैं सोल्व करके, ये -1 बचा यहाँ पर, ये हो जाएगा -6। ये 0 है, 0 को हम कट ही कर देते हैं। ये बचा है देखिए 2 1 1 1 + 1, सॉरी एक मिनट, ओके राइट, एक मिनट, देखिए यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, 1 को 1 से किया हमने, 1 ही रहेगा, तो ये लेकिन माइनस का 1 रहेगा। तो इसको हम करेंगे सॉल्व, तो ये आ जाएगा -7, माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का। तो राइट आंसर मेरा -7 यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, इफ P and Q आर द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ दिस। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे P और Q क्या दे दिए, डिग्री, यानी कि P तो है डिग्री, यानी कि जो भी डिग्री की वैल्यू होगी वो हमारी P की वैल्यू होगी। Q क्या है, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है, यानी कि जो ऑर्डर होगा वो Q की वैल्यू। पहले हम यहाँ पे डिग्री चेक करती हैं, तो डिग्री से पहले ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डेरिवेटिव का ऑर्डर, सॉरी कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है, 2 टाइम, यहाँ पर 1 टाइम, यहाँ पर 3 टाइम। तो ऑर्डर कितना बनेगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो ऑर्डर वैल्यू 3, यानी कि Q की वैल्यू मेरी 3 निकल गई। फिर डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर। तो यहाँ पर इस हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी है, 1 है, तो P की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1 आ जाएगी। तो सिंपल मुझे इसमें रखना है सिर्फ 2, P की वैल्यू 1 -3 3 = 2 -9, तो यहाँ पर राइट आंसर -7। ठीक है, अगेन जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर -7 हो जाएगा। ओके, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये था मॉक टेस्ट नंबर 7। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।